Hello students, good morning to you all. This topic what I am going to start is of new chapter genetics and evolution or heredity and evolution. Due to this pandemic, CBSE has removed one topic from this, that is evolution, but I would try to introduce that topic also, that is what evolution, heredity and evolution. जब हम हेरेडिटी की बात करते हैं या जेनेटिक्स की बात करते हैं और अगर हम जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में बात ना करें तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि हमने क्रॉप्स की बात की और फार्मर्स को हम नहीं जानते। ठीक उसी तरह कि हम ये तो जानते हैं कि राइस है, वीट है, पल्सेस हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि फार्मर्स क्या होते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम जेनेटिक्स की बात करें और हम जॉन ग्रेगर मेंडल की बात ना करें तो आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में बताऊंगी और उनके पिक्चर्स के साथ उनकी स्टडी कहाँ हुई, उन्होंने कैसे जेनेटिक्स कैसे वो फादर ऑफ द जेनेटिक्स बने, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. सो लेट अस गो थ्रू दिस. John Gregor Mendel was born in a farmer's family in a village. इनका जन्म एक किसान के परिवार में हुआ था, एक विलेज में जिसका नाम है सिलीसियन ऑफ हेनिजेंडॉफ. That was in Henizendorf, Silesian. In 1822 he has born. And he received his early schooling at his home and later attended a preparatory school. शुरू की पढ़ाई इन्होंने अपने घर में की, फिर उसके बाद वो प्रिपरेटरी स्कूल गए. लेटर ऑन ही एंटर्ड ऑगस्टीनियन मोनास्ट्री. डू यू नो व्हाट इज दिस मोनास्ट्री? दिस मोनास्ट्री वाज इन ऑस्ट्रियन टाउनशिप ऑफ ब्रून. ये ऑस्ट्रियन टाउनशिप है ब्रून, वहाँ ये मोनास्ट्री था. अभी ये ब्रूनो जो है ये चेक रिपब्लिक में है. एंड ही बिकेम द प्रीस्ट इन 1847. 1847 में वो एट द एज ऑफ 25 प्रीस्ट बने. In 1851 he joined University of Vienna. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना का ज्वाइन किया टू स्टडी द नेचुरल साइंस. नेचुरल साइंस की पढ़ाई के लिए इंक्लूडिंग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. उन्होंने नेचुरल साइंस की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना को ज्वाइन किया. उसमें इन्होंने फिजिक्स और मैथ्स भी लिया. ही रिटर्न टू ब्रून एज अ सस्टेबल और सब्सटीट्यूट टीचर्स ऑफ फिजिक्स एंड नेचुरल हिस्ट्री इन अ सेकेंडरी स्कूल इन 1854. ये वापस ब्रून आ गए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद और एक सब्सटीट्यूट टीचर फिजिक्स के और नेचुरल हिस्ट्री के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाना इन्होंने शुरू किया. ही पोजेस्ड अ वेरी क्लियर लॉजिकल ब्रेन and carried on his famous garden pea, Pisum sativum. That is the botanical name of the pea, Pisum sativum. इन्होंने pea plant के ऊपर 7 सालों तक 7 years तक एक्सपेरिमेंट किया. This period was 1856 to 1863. कहाँ किया? अपने ही मोनेस्ट्री में के पीछे के गार्डन में. At the back of his monastery where he was the priest, वहाँ उन्होंने pea plant के ऊपर रिसर्च शुरू किया. And why he have chosen the pea plant? इन्होंने pea plant को इसीलिए चुना क्योंकि it was easy to grow because of its short lifespan. In an year he may have grown it for 2 or 3 times. And easily distinguishable characters like white flowers and purple flowers, yellow pea and green pea, full pod and shrink pods. So this was there because of the large size of flowers and because of self-pollination. He presented data and conclusion derived from his experiments in a paper entitled Experiments in Plants Hybridization, which was read before the Brune Natural History Society in 1865 and was published in the Proceeding of the Natural History Society in 1866. But do you know his work was not attracted even a slightest by anyone. His work was not attracted. He was not recognized with his research throughout his life. इनके इतने रिसर्च को रिकग्निशन नहीं मिला. इन्होंने रिसर्च के दौरान ही अपने सारे पेपर्स को एक अनदर साइंटिस्ट को दिखाना शुरू किया. एंड व्हाट हु वाज द साइंटिस्ट? The name of that scientist was Nageli. He was Nageli. He was another great botanist. But he also was failed to appreciate the importance of his work. उन्होंने भी मेंडल के वर्क को अप्रिशिएट नहीं किया. एट दैट टाइम डार्विनिज्म वॉज एट द पिक.
डार्विन की थ्योरी उस वक्त पिक पर थी, तब उनके रहते किसी और रिसर्चर्स की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, मेंडल की तरफ भी किसी का ध्यान नहीं गया. एंड सो अदर साइंटिस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज फाइंडिंग्स. बट आफ्टर हिज डेथ his work was rediscovered independently in 1900 by Hugo de Vries in Holland, Karl Correns and in Germany and Schermark in Austria. इन लोगों ने मिल करके जब इंडिविजुअली उनके सारे रिसर्च को पढ़ा, तब उन्हें रिकॉग्निशन मिला, तब उन्हें पता चला कि मेंडल ने ना ही सिर्फ थ्योरी दी थी जेनेटिक्स की, बल्कि उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था. उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी विच हैज़ बिकम द माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी. एंड दिस वॉज it has become it is the great discovery, you can say, or a great help in the field of medical science also. Medical science now also, whatever new researches takes place related to the genetics से related जो भी रिसर्च होते हैं उनमें मेंडल्स की थ्योरी को बेस में लिया जाता है, मेंडल्स की थ्योरी को बेस माना जाता है, और तब उस थ्योरी से ही रिसर्च को शुरू किया जाता है. So now, but two are considered after going through by these three scientists from the Mendel's theory, then two theories are considered as law. What was that? Law of inheritance, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, and the law of dominance, law of inheritance, and law of segregation, law of inheritance, and law of independent assortment. These laws were given by Mendels. तो ये थी मेंडल्स की स्टोरी. एंड यू नो, देन मेंडल वॉज अवॉर्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. Who is the father of genetics? Mendel is known as the father of genetics. So this was the story of Mendel. In my next video, I am going to explain what are the definitions given by Mendel in genetics. So first of all, मैं उन definitions को पहले explain करूँगी जो कि इस chapter में बार बार आएंगे. So it would become very easy to understand. So thank you all of you. Wait for my next video. In my next video, I'll be explaining about the terms of this chapter. Thank you all of you. Don't forget to write the comments, subscribe and like this channel.